नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF ASI स्टेनो एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। यह दोस्तों 27 मार्च 2023 को CRPF ASI के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सेकेंड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों कोई भी बच्चा सिर्फ क्वेश्चंस देखना चाहता है, कोई भी क्वेश्चंस बताना नहीं चाहता है, ठीक है। इसलिए मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं भी मिल पा रहे हैं। अगर आपने सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है या फिर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है 8181819473 पे डायरेक्टली आप हमें क्वेश्चंस ज़रूर बताएं। मैं ऑल शिफ्ट का वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे सभी क्वेश्चंस आपको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, जो भी आप बताएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है, तो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों कंफर्म कीजिएगा कि ये क्वेश्चंस सभी आए थे या फिर बहुत सारे बच्चे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। दोस्तों वहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया हूँ, बच्चे मुझे जो बताएंगे क्वेश्चंस मैं वहीं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, आप कंफर्म कीजिएगा कमेंट करके। 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग कौन सा था, ये क्वेश्चन आया था। तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ये आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो है और जिसे मशहूर सिंगर शान ने गाया था। वही बात करते हैं इस खेल का मास्कट था आशा, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ था ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 5वां संस्करण था, तो इसको भी याद रखिएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात करते हैं तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। वही बात करते हैं दोस्तों तो जो कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करता है और उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। राज्य विधानसभा में संयुक्त बैठक का प्रावधान उपलब्ध नहीं है। वही बात करते हैं संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल आम विधेयक और वित्त विधेयक के मामलों में उपलब्ध होता है और धन विधेयक या फिर संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को याद करिएगा, ठीक है। खिलजी राजवंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। बात करते हैं दोस्तों तो खलजी या फिर खिलजी वंश एक तुर्क अफगान राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया। 1290 और 1320 के बीच में लगभग 3 दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर किया था। खिलजी ने दिल्ली के जो कि इलबारी राजवंश के अधीन कार्य किया था। मलिक फिरोज खिलजी राजवंश का संस्थापक था जो मूल रूप से इलबारी राजवंश के पतन के दिनों के दौरान जो कि कैकुबाद द्वारा नियुक्त अरीज ए मुमालिक था, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों उन्होंने बलबन के उत्तराधिकारियों की अध्यक्षता के कारण पैदा हुए राजनीतिक शून्य का लाभ उठाया और 13 जून 1290 को मलिक फिरोज ने दिल्ली के सिंहासन पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के रूप में सिंहासन पर बैठ गया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 से 1296 तक था, वह 70 साल की उम्र में सिंहासन पर आया और 6 साल तक शासन किया, लेकिन उसने बलबन के सिंहासन पर बैठने की हिम्मत नहीं की जिसकी उसने पहले से सेवा की थी। उसने जो कि किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसने पहले के शासनों और यहाँ तक कि मंगोलों के रईसों के प्रति एक जो कि समाधानकारी नीति अपनाई थी। वही बात करते हैं इसलिए उसने मलिक जो कि जज्जू को कारा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया जो कि एक बलबन का भतीजा था, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया। बात करते हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से 1316 ईस्वी तक राज किया था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खलीफा से मंसूर अभिषेक का पत्र नहीं मांगा था, लेकिन खुद को खलीफा का उपकुलपति कहा था। वही बात करते हैं दोस्तों तो उसने मंगोलियन खतरे से निपटने के लिए बलबन की रक्त और लौ की नीति को अपनाया, इसलिए उसने दिल्ली के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनाई और मंगोलों के मार्ग पर पुराने किलों की मरम्मत की। सैनिकों के 3 ग्रेड की स्थापना जो कि फुट सैनिक, एक घोड़े एक अश्व के साथ सैनिक, 2 घोड़ों वाले सैनिक
दो अश्वदाग की शुरुआत घोड़ों का दाहकन और हुलिया या फिर चेहरा सैनिकों का वर्णनात्मक रोल प्रणाली की शुरुआत की थी उसने। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा दोस्तों। 2022 का अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये भारत में हुआ था। बात करते हैं ये भारत के 3 स्थानों यानी भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम, मड़गांव गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई यानी महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल स्टेडियम ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेज़बानी की। फाइनल जो कि नवी मुंबई में खेला गया था और इसमें जो कि जीता था कौन? तो स्पेन ने जीता था, कोलंबिया को हराकर दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था। 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत थी? एग्जैक्ट क्या पूछा था दोस्तों? कौन सी तिमाही का पूछा था, क्या पूछा था? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन 2022 की अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन था। बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने 13.5% की दर से विकास दर किया था। वहीं बात करते हैं जबकि बीते वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर यानी जीडीपी 8.4% थी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यही पूछा गया होगा, तो 8.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बात करते हैं 2020-21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी जो कि 7.5% थी, जो कि निगेटिव में था। वहीं बात करते हैं दोस्तों ये आपसे पूछा गया था 2022 का, तो 8.4% रहा होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? दोस्तों ये ऑप्शन था, तो ये मेरे हिसाब से शायद स्टेटमेंट के हिसाब से था। क्वेश्चन क्या था कमेंट करके एक बार बताइएगा इसका ऑप्शंस। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया पूरी बता देता हूँ। तो जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों उनके खिलाफ जो कि आरोप लगाकर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित प्लस मनोनीत महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों वाले नोटिस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाता है और 14 दिनों के भीतर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव मूल सदन में विशेष बहुमत यानी 2/3 द्वारा पारित किया जाना चाहिए। वहीं बात करते हैं दोस्तों उसके बाद उसे दूसरे सदन में विचार के लिए भेजा जाता है। दूसरा सदन जांच करने वाले जो कि घोड़े के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया गया है। ठीक है, प्रक्रिया के दौरान भारत के राष्ट्रपति को अधिकृत वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। वह अपना बचाव करने का विकल्प चुन सकता है या फिर ऐसा करने के लिए भारत के किसी व्यक्ति वकील या फिर अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकता है। प्रवर समिति द्वारा जांच के बाद यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो दोस्तों यही सब प्रश्न ज़्यादा नहीं मिल पाए दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस मिले हैं आपके सामने हैं। कमेंट करके बताइएगा, याद हो तो भी बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।